आज हम सभी साथियों के लिए ये अवसर उस महान शख्सियत को याद करने का है जिसकी वजह से आज हम यहाँ अपने क्षेत्र में खड़े हैं। हम में से हर एक साथी ने कभी किसी दौर में वहाँ से प्रेरणा ली, वहाँ काम किया, सीखा और एक मंच तक पहुँचे। जब वो शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई तो हम सबके लिए ये अहम पड़ाव है कि हम अपने अनुभव साझा करें और उन अनुभवों के जरिए हम श्री रामोजी राव को याद करें। उनका वो योगदान जो भारतीय मीडिया जगत ही नहीं बल्कि समाज के और कई हिस्सों में आज हम सब के लिए एक प्रेरणा पथ बनकर आगे हैं। हम सब आज एक ऐसे शख्स को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने, जैसे कहा जाए कि भारतीय टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है उसके फादर की अगर संज्ञा दी जाए तो वो कम नहीं होगी। जो रीजनल मीडिया, रीजनल में न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ जो है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो दौर था जब मैंने न्यूज़ इंडस्ट्री में कदम रखा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो नेशनल चैनल्स का दौर था। एनडीटीवी आज तक भी नहीं आता था, तब एनडीटीवी चैनल था उस टाइम पे। एक जी न्यूज़ चैनल चला करता था, एनडीटीवी भी स्टार न्यूज़ के नाम से था। तब रीजनल चैनल्स में इलेक्ट्रॉनिक की कल्पना करना, वो भी साउथ में बैठकर, वो रामोजी राव के बूते की बात थी। और साउथ का एक आदमी, आज अगर अपन चैनल लाने की बात सोचते हैं तो चैनल कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं और कितना बड़े इसमें स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि हर कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्थ के आदमी ने नहीं, साउथ के आदमी ने साउथ में बैठकर हिंदी बेल्ट के लिए चैनल्स की एक श्रृंखला सोची। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रामोजी राव की है। और जिस तरह से उनका एक माइंडसेट था, एक महान व्यक्तित्व था, मुझे आज भी वो, आज इनकी तस्वीर देख रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि एक 1-to-1 मीटिंग्स का दौर हुआ करता था। मनु जी हमारे साथ हैं, है ना, तो हम लोगों को वहाँ बुलाया जाता था। ऐसा नहीं है कि जो टॉप पे बैठे हैं सिर्फ उनको ही बुलाया गया, लेकिन आपकी टीम में से कुछ लोगों को चुना जाता था और वो लोग 1-to-1 मुलाकात करते थे। और जो चैनल, यानी जो कंपनी का मालिक है, वो 1-to-1 एक चैनल पे सब लोगों से बात कर रहा है और सबका इनपुट ले रहा है। और मैं बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल रॉ था, नया था, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन करके जो मुझे लगा कि जिस बारीकी के साथ वो इनपुट लेते हैं और हर छोटे से छोटे एम्प्लॉय को भी उन्होंने एक बराबरी का दर्जा जो देते थे, वो उनकी शख्सियत का एक बड़प्पन था। तो रामोजी राव जितने भी चैनल्स उसके बाद आए, उसमें ईटीवियंस जो थे वो बहुत, यानी एक प्रोमिनेंट कहा जाए कि एक चंक था। और ईटीवी हमारे लिए एक सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। मुझे याद है मैं बॉम्बे से कोर्स करके आया था फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का, यानी फिल्म डायरेक्शन का। लेकिन हमारे परिवार ने हमें बॉम्बे जाने का वापस मौका नहीं दिया, तो हमें लगा कुछ ना कुछ हमें जयपुर में ही करना चाहिए। जी न्यूज़ जो थी उस टाइम चला करती थी, तब वहाँ पे एक इंटर्न की जगह खाली थी, इलेक्शन का समय था, तो 4-6 महीने वहाँ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद जोधपुर में मेरे को स्ट्रिंगरशिप मिली। उस टाइम आप विश्वास नहीं करेंगे, एक स्टोरी के 4000 रुपये मिलते थे। तो मैं कुछ स्टोरीज करता था और आराम से एक ब्रेक। लेकिन तब हमारी मुलाकात एनके सिंह से हुई और उन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बाद एक रिटन टेस्ट हुआ। उसमें मेरा सिलेक्शन, चूँकि मेरा टीवी जानता था, टीवी समझता था, तो वो टेस्ट क्लियर करने में मुझे दिक्कत नहीं आई। और मेरा सिलेक्शन ईटीवी राजस्थान की जो टीम थी उसमें सबसे पहला सिलेक्शन था। लेकिन हम तब ईटीवी उर्दू और ईटीवी तेलुगु के लिए काम करते थे। और मुझे याद है 4-6 महीने, 7 महीने हमने वो काम किया, साल भर किया होगा। और उसके बाद जब ईटीवी के सिलेक्शन प्रोसेस चालू हुए, गिरीश निगम यहाँ पर आए थे और जो ईटीवी की सारी टीम बनी, उसके बाद उनके रिज्यूमे लेना सबके चालू हुए, जिसमें जो टीम थी यहाँ पे उसमें नरेंद्र ओझा, प्रताप राव, मनु जी, ये तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई और एक ईटीवी की विधिवत शुरुआत हुई।
लेकिन जो ईटीवी राजस्थान में हमने पाया, काम करने का जो मौका मिला, वो श्रेष्ठ दौर था। श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीखने के लिए श्रेष्ठ दौर था। हम एडिटिंग खुद किया करते थे, स्टोरीज खुद प्लान किया करते थे, और यहाँ का जो पूरा का पूरा, आप सोचिए, आज सबको आदत है, लेकिन उस टाइम में टीवी का माइक लेकर घूमना बहुत बड़ी बात होती थी। और ईटीवी के रीजनल प्लेटफॉर्म ने हर छोटे से छोटे नेता और हर व्यक्ति तक पहुंचने का मौका दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि रामोजी राव को दिया जाना चाहिए, न केवल राजस्थान बल्कि हिंदी बेल्ट के तमाम चैनल्स जो है। और एक बात और है, आज सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया है वो है रिटर्न्स। रामोजी राव के लिए रेवेन्यू और रिटर्न, ये दो चीजें मायने नहीं रखती। उनका सिर्फ यही कहना था कि काम करते रहिए और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। और दूसरी सबसे चीज जो मुझे ईटीवी की भाती कि 1 तारीख को आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाती थी। अब चाहे वो सैलरी कम थी, ज्यादा थी, लेकिन 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी है, आपको काम करने की पूरी आज़ादी, काम स्टोरी क्या करनी है, किस एंगल से करनी है, वो सारा रिपोर्टर का। तो वो दौर तो था, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वर्णिम काल का दौर था, जिसे हमने देखा है। और उसके बाद तो खैर मैं ज़्यादा समय नहीं रुका ईटीवी में, मुझे मौके मिलते गए तो मैं आगे चलता गया। मेरे को एक क्रेज़ था नेशनल में काम करने का, तो मैं रीजनल चैनल में मेरी यात्रा ईटीवी पर सीमित रही, फिर बाद में फिर एक नई यात्रा शुरू हुई। लेकिन मैं शख्सियत को आज मुझे वो दिन अभी भी याद है, वाइट सूट पूरा जैसा जो उनका रहता था, ट्रेडिशनल अपना पारंपरिक, और वाइट वो पहनते थे, शू भी वाइट पहनते थे, और इतनी बड़ी एम्पायर के वो मालिक थे, और हर रिपोर्टर हर व्यक्ति से मिलते थे। तो आज मैं उस दिन को याद करता हूँ, करीब 25 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी तो जहन में है। तो इनकी श्रद्धांजलि के मौके पर इनको नमन करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ईटीवियंस इन्होंने पैदा किए, वो मीडिया को एक नई दिशा और दशा देने में काम। यहाँ बैठे तमाम मेरे ईटीवियन साथी, एक रिश्ता आप लोगों के साथ जो आज से करीबन 20-21 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, आज हम यहाँ पर हैं। हम जिस रिश्ते से जुड़े हैं, जिस सूत्र से हम जुड़े हैं, उसका जो मूल आधार रहे हैं रामोजी गारू, आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस मौके पर एक अनुभव अपना साझा करना चाहूँगा। ये वो दौर था जब मैं कॉलेज से निकला था, और एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता था कि एक जो एक्टिविज़म में जो एक रोमांस था, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मैं कुछ करियर के बारे में इतना गंभीर हम थे नहीं। कॉलेज से निकले और निकलते ही एक मल्टीनेशनल एनजीओ के लिए कुछ सोशल अवेयरनेस का काम करने के लिए हमें प्रोजेक्ट मिले थे। तो मैं उस वक्त पाली, जालौर, सिरोही ट्राइबल एरियाज़ में काम कर रहा था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन आता है जिसमें कुछ ट्रेनीज़ न्यूज़ चैनल में जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में एप्लीकेशन मांगी गई थी, और हमें लगा ये भी करना चाहिए। तो हमने उसमें कुछ, ये जब मैं हम की बात कर रहा हूँ तो मैं एक अकेला नहीं, एक हमारा पूरा ग्रुप था, 4-5 हमारे जो साथी थे कॉलेज से निकले हुए थे। हमने उसमें अप्लाई किया और वहाँ पहुँचे। इंटरव्यू देने के लिए हमको पहली बार रामोजी फिल्म सिटी में बुलाया गया था। आप देखिए, वो एक वक्त था जब इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था,
तो टेलीविज़न पर या और माध्यमों से आप हर एक व्यक्ति के चेहरे से वाकिफ़ नहीं हो सकते। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हम फिर आगे कुछ बाज़ारों में, कुछ लोकल गाँवों में हमारा जाना हुआ। वहाँ हमने फ़ोटोग्राफ देखी, वो एक फ़ोटोग्राफ जो हम उस वक्त रिजेंबल करते थे शरद पवार से। यार ये फ़ोटो कौन है? हमने कभी साउथ की मूवीज़ में नहीं देखा इनको। हमें ये मालूम था कि साउथ की मूवीज़ के जो हीरो हैं उनको वहाँ पर इस तरीके से पूजा जाता है, लेकिन ये तो ना कोई हीरो है, ना कोई एक्टर काम करने वाला है, ना कोई इतना बड़ा राजनेता है। ये है कौन? तब हमें बाद में पता चला कि ये वो हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, जो हमें यहाँ पर एक उस चीज़ की शुरुआत हमको करने को मिल रही है जो आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए, न केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। क्योंकि एक करियर, एक जॉब, ये जो होती है ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि वो उसकी 3 पीढ़ियों को एक साथ प्रभावित करती है, उसके बच्चों को, उसको और उसके माता पिता को। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। और मैं ये मतलब सबसे जो ख़ास बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो हमने रामोजी गारू की फ़ोटो देखी थी, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम लोग इस बात के गवाह हैं, हम लोग इस बात के साक्षी हैं कि रामोजी गारू ने केवल हमको एक जॉब नहीं दी थी, उन्होंने हम सभी व्यक्तियों के, हम सभी लोगों के ज़िंदगी को कहीं ना कहीं टच किया है। उन्होंने हम सबकी जो आज हमारी ज़िंदगी है, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसको शेप देने में बहुत बड़ा योगदान आज हम ये मान सकते हैं कि वो रामोजी गारू का है। वहाँ से मिले हुए जो रिश्ते हैं, वहाँ से मिले जो संबंध हैं, वहाँ से मिले जो प्रोफेशनल और पर्सनल हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये प्रारब्ध, मैं प्रारब्ध को बहुत मानता हूँ कि हम सब ने कभी ना कहीं कुछ ना कुछ सोचा होगा कि हमें ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ ने ये भी था कि वो वक्त था हम जो कैरियर ओरिएंटेड भी नहीं थे। असनानी जी भाई साहब तो बॉम्बे से कोर्स करके भी आए थे, तो उनका एक क्लियर था क्या करना है। हमको तो वो भी क्लियर नहीं था और हमें से बहुतों का ये क्लियर नहीं था क्या करना है। ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे यूथ को आप कहीं भी जाइए तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि एक्सपीरियंस क्या है। वहाँ एक ईटीवी का ऐसा संस्थान था जहाँ पर वो आपको कहते थे कि नहीं आप रो आइए, आप एकदम कच्चे आइए, हम आपको तैयार करके देंगे, हम आपका एक गढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से ये शायद रामोजी का विजन ही रहा होगा कि उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी जैसी जगह की कल्पना की जहाँ पे केवल आइडिया लेकर के जाइए और वो आपको टेक्निकल सपोर्ट, आपको पूरा सपोर्ट एक तरीके से आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आप वहाँ से फिल्म पूरी लेकर के निकलिए। तो उसी तरीके से उन्होंने हम लोगों की ज़िंदगी में भी उसी तरह का प्रभाव छोड़ा है कि हम लोग बिल्कुल कच्चे, एकदम रॉ, कुछ पता नहीं था क्या करने वाले हैं, क्या हमारा होने वाला है। और उन्होंने आज हमको वो समझ दी, वो जानकारी दी। अब मैं आरएफसी में अपने दिनों को याद करता हूँ, इतने महंगे महंगे ऑपरेटर्स, इतनी महंगी मशीनें सब हमारे भरोसे छोड़ दी जाती थी। बिल्कुल नए बच्चे जो कॉलेज से निकले हैं और उन पर कोई ये नहीं कि ये हाथ मत लगाओ, ये खराब हो जाएगा, ऐसा कहने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। आप खुद अपने हाथों से डू योरसेल्फ प्रोजेक्ट, आप जाइए, देखिए, काम कीजिए। ऐसी मशीन्स पे आपको काम करने का मौका मिला। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि भारत में अगर कहीं कोई कैमरा इंट्रोड्यूस हो रहा है तो सबसे पहले वो रामोजी के पास में होगा, वो उनके टेक्निकल स्टाफ के पास आएगा। तो वो उस विज़न के व्यक्ति रहे हैं और मैं समझता हूँ कि, और इस बात से आप सब लोग भी इत्तेफाक रखें, कोई इसमें कहीं मुझे लगता नहीं विरोधाभास होगा कि रामोजी एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने टेलीविज़न मीडिया में, टेलीविज़न इंडस्ट्री को, और हम तो रीजनल चैनल्स और न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा भी फिल्म मेकिंग हो, पर्यटन हो, उन सब में उन्होंने एक पायनियर की तरह काम किया। उनके आइडियाज़ वक्त से बहुत पहले के रहे हैं। आज जब लोग सोचते हैं उससे करीबन 20 साल पहले उन्होंने चीज़ों के बारे में सोचा, अपने आइडियाज़ को अपने लोगों के साथ शेयर किया। उनको ऐसी टीम मिली, जो ऐसे लोग मिले, ऐसे भरोसेमंद, उन्होंने भरोसा किया उन पर और वो आज इतना बड़ा भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं।
और पूरे भारत में मैं समझता हूँ पूरे भारत में उनका इतना बड़ा परिवार फैला हुआ है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामोजी करता हूँ। आज हम जिस शख्सियत को यहाँ नमन करने के लिए सब जने एकत्रित हुए हैं वो एक ऐसा परिवार है जो ईटीवी के नाम से जाना जाता है। ईटीवी में हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जहाँ ईटीवी का व्यक्ति काम करता हुआ नहीं मिले, चाहे वो आज किसी भी चैनल में है। क्योंकि मूर्त रूप जो देने का काम किया, जिनको हम आज श्रद्धांजलि देने आए हैं श्रीमान रामोजी राव साहब को, जहाँ तक उनकी व्यक्तित्व की तारीफ की जाए तो हम लोग वहाँ ज़्यादा नहीं रुके थे, कुछ एक महीने ट्रेनिंग ली, उसके बाद फील्ड में आ गए थे क्योंकि चुनाव थे उस वक्त। लेकिन जब जो क्वार्टरली मीटिंग की बात अभी कर रहे थे, उस क्वार्टरली मीटिंग में जो होता था सब बराबर होते थे, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, कोई कितना भी नीचे से नीचे हो, सबकी बात सुनी जाती थी और जो एक रिपोर्ट बनाई जाती थी हर रिपोर्टर के द्वारा कि उसने क्या किया है, आगे क्या प्लान है, वो अंडरलाइन करके लाते थे खुद। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने बड़ी इंडस्ट्री का मालिक, फिल्म सिटी चला रहे हैं, होटल्स की अलग चेन है, चिट फंड कंपनी की अलग चेन है, सबको संभालते हुए भी वो समय निकाल के खास तौर से इस मीडिया के लिए कि मीडिया सशक्त रहे, और उसके लिए वो टाइम निकाल के उस रिपोर्ट्स पे पढ़ते थे। वहाँ उस मीटिंग में उस रिपोर्ट्स पे डिस्कस होता था। मेरा खुद निजी जीवन का एक बहुत है कि मेरे पिताजी 2005 में शांत हो गए थे, उसके बाद मेरा उस मीटिंग में जाने का हुआ। तो चूँकि अपने कोई नज़दीकी कोई जाता है तो उसका वर्क पे प्रभाव पड़ता है, तो मेरी स्टोरीज़ वगैरह ये कम थी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उन्होंने आगे पढ़ी, अंडरलाइन की हुई थी। उसके बाद जब चाय का ब्रेक हुआ तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा जीवन है ये ऐसे ही चलेगा, हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ो, जो बीत गया उसे भूलो मत, याद रखो, उनकी प्रेरणाओं को याद रखो। मेरे पिताजी के लिए उन्होंने उस ब्रेक के दौरान चर्चा की, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि इतना बड़ा शख्सियत जहाँ मेरे जैसे न जाने कितने लोग काम कर रहे थे, उन लोगों के बीच में समय निकाल के उन्होंने अगर ये बात कही है तो वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। उनका नया सेक्रेटरीट बना, करीब 9-10 मंजिल का था। जब सब लोग एक तरह से 5 बजे 6 बजे जब छूटते थे वो देखते थे हाँ सबको गाड़ी वाड़ी मिली कि नहीं मिली, ये मेरी देखी हुई बात है। जब उस मीटिंग में जाते थे तो देखने का मौका मिलता था, क्योंकि बाकी स्टाफ तो काम करता रहता था, हमारे पास कोई काम होता नहीं था। तो हम बाहर खड़े खड़े देखते तो ऐसे विंडो में से नजर आता था कि वो देख रहे थे, जहाँ एयरपोर्ट बना हुआ था उधर से बस लगती थी तो वो देखा करते थे कि कैसे क्या हो रहा है। जहाँ तक मीडिया की बात करें, किसी संस्थान में खबरें दबाई जाए, ये उस समय सोचा ही नहीं जा सकता कि वो ये कहते थे अगर तथ्य आपके पास हैं, कागज आपके पास है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शायद आज ये देखने को कम ही मिलेगा कि ऐसा इंडस्ट्री, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाला मालिक, किसी का फ़ोन चले जाए वो किसी सिफारिश तो मानने का सवाल ही नहीं, सिफारिश कर दी तो वो काम होता हुआ भी नहीं होगा कि कोई करवा भी नहीं सकता था उनसे। हाँ, अगर आपके पास योग्यता है तो आप उनसे कुछ भी करवा सकते थे और सब चीज़ देते थे। और सैलरी की बात, सैलरी पैटर्न तो बहुत ज़बरदस्त, आप छोड़ के भी चले गए, 30 तारीख को सैलरी की बात करते हैं, छोड़ के भी चले गए, आपके पैसा बचता था, वो घर बैठे पहुँचाते थे। तो आज ऐसी शख्सियत जिनके साथ हमने काम किया, जिनके मार्गदर्शन में काम किया, उम्मीद है सारे लोग जहाँ भी अपनी जगह काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर ढंग से ही कर रहे होंगे। और इनके दिखाया कि मीडिया में किस तरह से काम किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब हम जानते ही नहीं थे उस ज़माने में, हमारे को जब भी अमित सर ने बताया कि किस तरह से वो काम किया करते थे, कितनी महंगी मशीनें सौंप देते थे कि आप करो इस सॉफ्टवेयर को चलाओ। एक और एक घटना याद आती है मेरी, जब वहाँ का रहने का हुआ उस समय मध्य प्रदेश चैनल पे किसी ने लिख दिया रामोजी राव चेयरमैन रामोजी फिल्म सिटी, और वो उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने उस ऊपर में चला गया। अब ये बात रामोजी राव तक पहुँची। जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने या जिस स्टूडेंट ने, उस समय स्टूडेंट ही कह सकते हैं या जो एम्प्लॉय कह सकते हैं, वो उनको बुलाया गया और उसको ये कहा बेटा ये तुम्हारा चैनल है, मेरा नहीं है, मैं तो केवल लगा के दे दिया, कैसे चलाना है।
उसकी सारी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी कि ये आपने क्यों लिखा, क्या हुआ, कोई कॉल नहीं हुआ उसके प्रति। तो वो लॉयल्टी के साथ काम करवाने में महत्व रखते थे कि इसको लॉयल्टी से काम करवाओ, तब मीडिया आगे बढ़ेगी और अपना संस्थान है। तो हम आज ऐसी शख्सियत के साथ जुड़े जिनके नेतृत्व में हमने काम किया, आगे बढ़े। जो जीरो से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है वो हमने देखा है कि झोंपड़ी में जन्म हुआ और फिर पूरी फिल्म सिटी बनाई। तो मैं आज मेरी तरफ से, मेरे आप सब लोग परिवारजन हैं, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। सबसे पहले तो आदरणीय रामवीर राव जी को श्रद्धांजलि। और हम सब उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार को इन्होंने बढ़ाया। दो शब्द क्या कहूँ मैं इनके लिए, जैसे अमित जी कह रहे थे कि साउथ में फिल्म स्टार को पूछते हैं भगवान की तरह, आपको ढाबे पे भी उनकी तस्वीर मिलेगी, पान की दुकान पे भी उनकी तस्वीर मिलेगी। ये असली फिल्म, जो फिल्म लाइफ की फिल्म है, उसके स्टार यही थे साउथ के। इन्होंने जो रोजगार दिए लोगों को, जो वहाँ की इकोनॉमी को मूव करने में, पूरे आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को कह सकते हैं, इनकी भूमिका है। शायद उसको वो सम्मान, वो जगह मिल ही नहीं पाई। भले सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया हो, लेकिन वो उस सम्मान से कहीं ऊपर थे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में रोजगार और उस रोजगार से बढ़कर के दिशा। हमारे कई साथी ये कहा करते थे कि अगर किसी को नाकारा बनाना है तो उसे 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दीजिए और बस काम मत कराओ उससे कुछ भी। लेकिन वहाँ काम भी किया, काम सीखा भी, इंडिपेंडेंटली काम हैंडल करना सीखा, और ना केवल काम करना सीखा बल्कि वहाँ से आगे बढ़ना भी सीखा। जो सुधीर जी ने कही कि एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट को अंडरलाइन करना। हमारे एक बहुत सीनियर साथी थे, उन्होंने एक मीटिंग में एडवर्टीजमेंट का सुझाव दिया कि बोले सर हमारे यहाँ सेल्स नहीं हो रही है, हमको पैसे पे भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इतना पूछा कि आपकी एज कितनी है? उन्होंने कहा 37 वर्ष। बोले मेरा एक्सपीरियंस 50 वर्ष से ज़्यादा का है। आपकी सैलरी 1 तारीख को आ रही है या नहीं? बोले सर आ जा रही है, 1 तारीख भी नहीं होती है, महीने के आखिरी तारीख का आती है। तो बोले बस आपको इससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो उन्होंने संस्था शुरू की मार्गदर्शी के नाम से, वो संस्था नहीं, वो जीवन जीने का तरीका था, वो फलसफा था जो उन्होंने सिखाया सबको मार्गदर्शी के नाम से। और आज मेरे ख्याल में तो जो मेरे से 10 वर्ष बड़े, 10 वर्ष छोटे हैं उम्र के, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो किसी न किसी रूप में उन्होंने कभी ना कभी ईटीवी में काम किया ही है। और वो एक लीजेंड थे जिनके लिए जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, जितना गुना जाए वो कम है। ऐसे लोग कभी कभी सदियों में ही जन्म लेते हैं। एक तस्वीर मेरे को ध्यान आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो जब वो उनसे मिलने गए और चेयरमैन सेक्रेटरीट में मिल रहे थे, तो वहाँ की भव्यता उनके फेस एक्सप्रेशन से महसूस की जा सकती थी कि वो उस भव्यता को महसूस कर रहे हैं। यूँ देख करके केंद्रीय गृह मंत्री की क्या भव्यता है वहाँ की, और अक्रॉस पार्टी लाइन उनके रिलेशंस। लेकिन उन रिलेशंस के बावजूद किसी की कोई सिफारिश नहीं मानना। हमारे एक सीनियर कर्मचारी थे, उनके लिए यहाँ से तत्कालीन डीपीआर मिनिस्टर की सिफारिश गई, इन्हें जयपुर भेज दीजिए। बोले ठीक है जयपुर भेज देंगे। अगले दिन उनको रिलीव कर दिया गया सर्विस से ही। तो ये उनका टशन था, ये उनका स्टाइल था। वो एक एक चीज़ के प्रति पर्टिकुलर थे। और हमारे सीनियर रहे राजेश रैना जी, एक एंकर से लेकर के चैनल हेड किस तरह बनाया जाता है वो उन्होंने रास्ता दिखाया सबको। राम कुमार कौशिक जी की रिपोर्ट पढ़ के उनको डिनर पे बुलाया अपने साथ अकेले। वो सारी चीज़ें कोई कॉमन मैन या कोई एक ऐसे विजन का आदमी नहीं कर सकता कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और ये मेरे एम्प्लॉय हैं।
वो जब फैमिली की भावना जब तक नहीं आती ना, तब तक ये कोई नहीं कर सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि। वो जहाँ कहीं भी हैं, भगवान उन्हें शांति दे, और अगर उचित समझे ईश्वर को जरूर हो, तो फिर से उन्हें वैसी ही जन्म और वैसा ही जन्म और वैसी ही शौहरत। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमको इस सांचे में ढाला है। मतलब हम सब आप लोग बैठे हुए हैं, जो भी टीवीएन से जुड़े हुए हैं, उन सबको याद होगा कि 2000 के अंदर तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि रीजनल चैनल्स क्या होंगे। उस समय जब हम लोग गए थे वहाँ हैदराबाद, 2000 में हम लोगों को बुलाया था वहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ अखबार देखते थे, तो जो संस्करण आज हम यहाँ देख रहे हैं, पत्रिका भास्कर और दूसरे के की शेखावाटी संस्करण, ये 2000 में जब वो संस्करण वहाँ छप रहे थे, एक नहीं 25 संस्करण वो निकालते थे उस समय भी, इनाडू अखबार में।